people and have the potential to turn the country into a police state. So I will hand over the mic to Advocate Malik to share his insights on these laws. ऑल इज वेल, सब ठीक है ना साथियों? इस पे हम पहले भी बोल चुके हैं। 3 जो क्रिमिनल लॉज हैं जो हमारी पार्लियामेंट ने पास किए हैं, वो पार्लियामेंट थे, पूरे देश की पार्लियामेंट ने ये पास नहीं किए। पहली बात, एक क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है देश के सामने। पार्लियामेंट में बहुत सारे कानून बनाने के तौर तरीके हमारे संविधान में हैं कि कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए जा सकते हैं 2/3 बहुमत से, कुछ सिंपल मेजोरिटी से, कुछ ऐसे जो 2/3 बहुमत भी चाहिए और आधे से ज़्यादा स्टेट की भी यस होनी चाहिए। इस तरह के कानून बनाने के अलग अलग तरीके हैं, जितना महत्वपूर्ण मुद्दा है उसी तरह से। तो मगर कॉन्स्टिट्यूशन का ये कोई मकसद नहीं है कि पार्लियामेंट्स के मेंबरों को भगा के और आप मेजोरिटी दिखा के कानून पास कर लो, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट यानी उसके मौलिक जो मोरालिटी है उसके खिलाफ ये कानून पास हुए हैं। दरअसल ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून है। कानून की भाषा में, संविधान की भाषा में, बेशक देश के लोगों को लगता हो कि पार्लियामेंट ने इनको पास कर दिया है और राष्ट्रपति ने इस पर साइन कर दिए हैं और काफ़ी केसेस पेंडिंग अब सुप्रीम कोर्ट के सामने। शुरू में बहुत जल्दबाजी में इस देश के चीफ जस्टिस ने भी इन कानूनों के बहुत अच्छा कानून बता दिया था। उसके बाद उनकी बहुत आलोचना हुई, एडवोकेट्स लोगों ने उसकी भर्त्सना की कि इस तरह की स्टेटमेंट इस देश का चीफ जस्टिस को नहीं देनी चाहिए। दैट इज नॉट गुड ऑन द पार्ट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एनी जज ऑफ द इंडिया, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के सामने कोई भी कानून चैलेंज हो सकता है। और ख़ासतौर पर जो नए कानून बनते हैं और ख़ासतौर पर ऐसे हालात में जहाँ तकरीबन 150 MPs को, वो 150 संख्या बहुत थोड़ी लगती है, वो 150 MPs नहीं है, वो 150 कॉन्स्टिट्यूएंसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है। उसके जो लोग हैं करोड़ों की संख्या में, इस देश के लोग, इस देश का संविधान शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। 150 कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को धक्का दे के बाहर निकाला गया, बेइज्जत किया गया। ड्यूटी बनती थी स्पीकर की और सभापति की कि ऐसे माहौल में जब इतना इंपॉर्टेंट कानून पास करना है, उस पर डिस्कशन डिबेट करनी है, देश के सब लोगों के प्रतिनिधि यानी देश की पूरी जनता पार्लियामेंट में सुनिश्चित करना जिम्मेवारी है स्पीकर की और सभापति की। आप हाउस को कैसे रन करेंगे, उस प्रोसीजर के तहत चोर चकारी से लोगों को इस तरह सस्पेंड करने के, दिस इज द हाइट ऑफ द डेमोलिशन ऑफ द पार्लियामेंटेरियन सिस्टम इन द कंट्री। ये बहुत गलत हुआ। तो इस आधार पे पूरे देश से ये निवेदन है और ये हम बताना चाहते हैं कि ये कानून असंवैधानिक तरीके से पास किए गए हैं। ये कानून देश के कानून नहीं हैं। ये कानून मैथमेटिक्स के हिसाब से सही हो सकते हैं कि वे पार्लियामेंट में रखे, प्रस्ताव पास हुआ, सबने हाथ खड़े कर दिए। और देश का दुर्भाग्य ये है कि देश के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ज़्यादातर को कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज नहीं है। तो जो पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर इस देश में रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो बनाया है, जहां से पॉलिटिकल पार्टियां पैदा होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संविधान से पैदा हुई चीज नहीं है। वो हमने संविधान के आधार पे ये किया कि संविधान की जो मौलिक चाहत है उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, देश के लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका और उनके प्रतिनिधि कैसे पार्लियामेंट में बिठा सकते हैं, वो एक तरीका निकाला। मगर वो तरीका अभी अधूरा, उसमें काफ़ी रिफॉर्म की जरूरत है और इन रिफॉर्म्स को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेके आना चाहिए था इस देश के सामने। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस देश का इतना कमज़ोर हो गया है या उसको जिस हिसाब से आगे सुधार करके मजबूत होना चाहिए था वो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन सारी गतिविधियां चेक करता है सब पॉलिटिकल पार्टीज की, उनमें इंटरनल डेमोक्रेसी है कि नहीं है, वो किन लोगों को टिकट देते हैं। देयर इज इंटरफेरेंस होना भी चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। क्या इसमें सही पॉलिटिकल वर्कर को जिनको कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज है, क्या पॉलिटिकल पार्टियां कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज दे भी रही हैं, कोई ट्रेनिंग देती है कि नहीं देती अपने वर्करों को या अपनी पार्टी के मेंबरों को? ये सब धक्काशाही चल रही है देश में। देयर इज नो इंटरनल डेमोक्रेसी इन एनी पॉलिटिकल पार्टी ऑफ दिस कंट्री। दिस इज द ग्रेव इनजस्टिस विद द डेमोक्रेसी इन द कंट्री। तो ये सारा का सारा देख के जो क्रिमिनल लॉ बनाए हैं, इतने महत्वपूर्ण कानून जो लोगों को जेल में डालना, किसी ने अपराध किया है किसी ने नहीं किया है, और सारी पुलिस की पावर जो यूज करते हैं इस देश के अंदर वो क्रिमिनल लॉ के जरिए करते हैं। आपने देखा भी कि कैसे
पत्रकार इस देश में जेलों में रहे और नीचे से लेके सुप्रीम कोर्ट तक उनको जमानत नहीं मिली। जैसे इमरजेंसी में सारी जुडिशरी चुप हो गई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशरी, एक आध जज मुश्किल था जिसमें रीढ़ की हड्डी साबित की, वो तो जस्टिस HR खन्ना, जो आज के जस्टिस खन्ना उनके सगे चाचा, कोर्ट नंबर 2 से भी रिटायर हो गए, चीफ जस्टिस नहीं बन पाए इस वजह से कि उन्होंने देश के लोगों की बात उठाई, इसलिए उनकी स्टैचू लगी हुई है कोर्ट नंबर 2 में। और सबसे ज्यादा इस देश के लोग, वकील, उस आदमी की कदर करते हैं। किसी और जज की आज तक इतनी कदर यानी इज्जत माइंड में नहीं है किसी भी जज की। मात्र कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने से लोग पसंद करें या उनकी इज्जत करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आदमी का आचरण, व्यवहार, उसके ज्ञान है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कैसा काम करता है और कितना योगदान करता है इस देश में देश के लोगों के फंडामेंटल राइट के लिए। वो अपने फैसलों में कितना देश का प्रीएम्बल इंप्लीमेंट करता है, वो अपने फैसलों में कितने इस देश के लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करता है। फैसलों इतने किस जज ने दिए कोई मायने नहीं रखता, वो फैसले इस देश में कितना भाईचारा बढ़ाने में सफल हो रहे हैं, वो जजमेंट्स कितना इस देश में सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल जस्टिस दे पा रही हैं। देश में असमानता का दौर इतना जबरदस्त है, चंद लोगों के पास इतनी पूंजी इकट्ठी हो गई और बाकी लोग 80 करोड़ लोग निःशुल्क राशन, जिसमें बहुत भद्दा शब्द यूज करते हैं इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री कि फ्री का राशन। ये भाषा गलत भाषा है, ये भाषा अनडिग्निफाइड भाषा है, ये भाषा मक्कारी वाली भाषा है। इस देश में कोई भी आदमी फ्री का राशन नहीं खाता, वो इसी देश का राशन है। जिन लोगों की हक मारी हुई है, जिन लोगों को मेहनत मजदूरी या उनकी वस्तुओं का, उनकी पैदावार का जो श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसका भाव सही नहीं मिलता, वही लोग गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। दिस इज द रीजन। इस देश का एक भी सिटीजन ऐसा नाकारा नहीं है जो खा के अपना और अपने परिवार का गुजारा करने में सक्षम ना हो। इस देश का कोई भी नागरिक आतंकवादी नहीं है, असामाजिक तत्व नहीं है, कोई और भी कई जो डेजिग्नेशन, शहरी नक्सलवादी। मुंबई में तो एक कानून लाने की कोशिश है जिसमें अर्बन नक्सलाइट्स शब्द की बात है। कौन है ये लोग? और आज उस देश, उसको राजधरों को मिटा के देशधरों टाइप के एक नया कानून जो ले आए, सेडिशन को बदल के, उसमें और उसकी डेफिनेशन बढ़ा दी। उसमें क्या सबसे महत्वपूर्ण तो मेरी नजर गई उसमें क्या किया कि इकोनॉमिकल सॉवरेनिटी, यानी हमारे देश की सिक्योरिटी, जो इकोनॉमिक कोई तरीका होगा उसको भी कोई उसका विरोध करेगा। ये अर्बन नक्सलाइट क्या है, क्यों नक्सलवादी शब्द ये यूज हो रहा है? ये उन लोगों के खिलाफ हो रहा जो वाकई नेचुरल और एग्जिस्टेंस को, को एग्जिस्टेंस को बचाने में लगे हुए हैं, जो इस देश के वन संपदा को, इस देश के खनिजों को, इस देश की लूट खसोट जो हो रही है या होने की जो साजिश चलती रहती है पॉलिटिकल एरिना में, जहां पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जिनको आप ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, वो मिलके जो लूट खसोट हो रही है, इसी वजह से है। चंद घराने ज्यादा से ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। नजर दौड़ा लो पूरे देश और दुनिया के अंदर, जिन लोगों ने नेचुरल रिसोर्स की चोरी की है विद द कंसेंट, विद द हेल्प ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, नेताओं के जरिए जो शासन में होते हैं, ये नक्सस बन चुका है पूरी दुनिया में। वही लोग सबसे अमीर लोग हैं। सबसे अमीर पहले कौन हुआ इस देश में? टाटा ने भी सबसे पहले लोहे की खदान पे काम किया। इस देश के जितने भी खदान के लोग हैं उसमें षड्यंत्र चलता है और हक मारी होती है। जिन पे पूरे देश का समान हक है, उस हक में गड़बड़ हो रही है, क्योंकि उसको संभालने के लिए जो व्यवस्था चाहिए तो वो व्यवस्था नहीं है, वो शासन है। इस देश का दुर्भाग्य है, या गवर्नमेंट का हिंदीकरण क्या किया गया? सरकार को जूते मार चुके हैं सन 47 जब से ये देश आजाद हुआ, क्योंकि पहले सरकार होती थी। सरकार का मतलब जैसे गरीब या अमीर लोगों के बीच में भी गरीब आदमी कहता है मेरी सरकार हो, आप इस तरह की फिल्में इस देश में दिखाएगी। कोई सरकार वरकार नहीं, इस देश में व्यवस्था है। गवर्नमेंट का हिंदी मीनिंग भी बदलने की जरूरत है, व्यवस्था होना चाहिए। और व्यवस्था में जितने भी लोग हैं, चाहे सीएम है, पीएम है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं, दे आर नॉट गॉडफादर ऑफ दिस कंट्री। वो कोई ऐसे सांड नहीं है इस देश को जैसे चाहेंगे, जैसे चलेंगे और जैसे बर्बाद कर देंगे इस देश को। किसी को पावर नहीं है। यहाँ पावर सिर्फ और सिर्फ अगर कोई है, वो सारी की सारी जहां से पावर निकलती है वो पावर हाउस है वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग 140 करोड़ लोग, 140 करोड़ लोगों पर हैं जो इस देश में रहते हैं, जो जोग्राफिया भी उसके अंडर में आता है। इसलिए 140 करोड़ लोगों को जो प्रीएम्बल में लिखा है, जो लक्ष्य है इस देश का, ये देश पहुंचाना कहां पर है, जो डॉक्यूमेंट है, जो हमारा साझा डॉक्यूमेंट है, वो हमारा संविधान है।
और संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग इस संविधान को आत्मसात करते हैं। इसका मकसद क्या है, मेन मकसद क्या है, सभी के साथ न्याय होगा, सबको न्याय की गारंटी है। और गारंटी कौन से न्याय की? सोशल, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या है? जिस देश में ऊंच नीच वाले कथा कहानियां ग्रंथ पढ़ाए जाते हों, अभी भी शिक्षा में उस तरह से किया जा रहा हो, कुछ लोग तो उसको भगवाकरण कह रहे हैं। जिस कथा कहानियों में ऊंचे और नीचे की बात होती है, दे आर एंटी ह्यूमन, वे अमानवीय हैं। नेशनल और इंटरनेशनल लॉ में ह्यूमैनिटेरियन ह्यूमैनिटी के अंदर उनकी कोई जगह नहीं है। हम कोई भी कथा कहानी लिखते हैं, उसमें अगर वो कथा कहानी में ही विभाजन की बात हो, ऊंच नीच की बात हो, अस्तित्व में कोई ऐसा जुगाड़ ही नहीं है जहां मानव जाति को हाथ की लकीर खींच के किसी को राजा और किसी को अमीर होने की गारंटी देता है। दैट इज नॉनसेंस। कोई ऐसा नहीं है, ये सब एक प्रपंच है, पाखंड है। अस्तित्व किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। हर बच्चा, हर मानव पूरा सक्षम है। फिर वो सक्षम होके भी अगड़े पिछड़े क्यों हो रहे हैं? वो सिर्फ और सिर्फ हमारा कुकर्तव्य है। हमने जो सिस्टम बनाया है वो सिस्टम काम नहीं कर पा रहा, संविधान के अनुरूप काम नहीं कर पा रहा, इसलिए सारी की सारी गड़बड़े हैं। और अब देखिए, ये तीनों कानून भी ये शासन की स्थापना के लिए, शासन को और मजबूत करने के लिए, कि भाई सीएम, पीएम या एसपी या कोई ऑफिसर, उनकी आप बात नहीं मानोगे, वो जो चाहते हैं या उनका विरोध करते हो, सही बात उठाते हो, उनको लगता है तो हमारे खिलाफ है। ये बात अगर पूरे समाज में जाएगी तो हम तो अगला इलेक्शन हार जाएंगे। तो इस मानसिकता के साथ जो बैर भाव, बदले की भावना के साथ काम किया जाता है, और उस कानून का सहारा लेके लोगों को ज्यादा समय तक और जेल में रखने के लिए अभी बुरे हालात हो रहे हैं, जमानत नहीं मिल रही। सरकार अब तो लंगड़ी सरकार है, लंगड़ी सरकार के बावजूद भी लोगों को जमानत नहीं मिल रही। तो क्या है, इमरजेंसी में क्यों जज चुप हो गए थे? जजों को डराया जाता है, जज डर जाते हैं, हमारे जैसे आदमी हैं। और नपुंसकता साबित हुई हमारी पूरी जुडिशियल सिस्टम के अंदर उस वक्त इमरजेंसी में। देश किसके सहारे थे? मान लो सरकार में जो लोग बैठे हैं वो लगातार सरकार में रहना चाहते हैं, कुछ भी बदमाशी करना चाहते हैं। उसके नीचे है सबसे पहले तो पार्लियामेंट ही है। पार्लियामेंट में भी इस तरह के अगर नकारा लोग हैं, जा सकते हैं। बहुत सारे कमजोर लोग, चरित्रहीन लोग, भ्रष्ट लोग जा सकते हैं। हमारा सिस्टम ऐसा है, उसमें कोई समस्या नहीं। मगर उनको पता ही नहीं। आज वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के समान है ये कानून, जिन लोगों ने हाथ उठा के कह दिया हाँ जी पास। ना उनको कॉन्स्टिट्यूशन का पता, ना उनको फंडामेंटल राइट्स का पता। जब वो खुद फंस जाते हैं, फिर वो क्या होता है, फिर पैसे ले दे के या पार्टी बदल के अपने आप को बचा के निकलने की बात होती है। आम आदमी कैसे बचेगा? जिसके पास पैसा नहीं, जिसके पास जुगाड़ नहीं, जिसके पास बार बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने का समय नहीं। एक सीएम है दिल्ली का डिप्टी सीएम है, एक झारखंड का सीएम है। वो लोग तो बार बार, इस देश के सबसे ज्यादा लर्नड और ज्यादा जिनके वकालत में नाम है, वो लोग बार बार अपील होते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो, चाहे हाई कोर्ट में, चाहे सुप्रीम कोर्ट में। लाखों लाखों रुपए फीस आम आदमी दे पाएगा? 80 करोड़ दे पाएंगे जो निःशुल्क राशन के भरोसे हैं? निःशुल्क राशन लोगों का अधिकार है, खैरात नहीं है किसी के बाप का राशन नहीं है इस देश में। जो राशन है इसी देश का, इसी देश ने पैदा किया है। घर में भी एक भाई की आमदनी ज्यादा, वो काम ज्यादा कर दे, दूसरा पशुपालन का काम करता है, उसको ऐसे नहीं आकलन कर सकते कि तुम प्रोडक्शन कम करो, तुम गरीब हो जाओ। जब तक परिवार है सब साथ साथ चलते हैं, और उसमें से सबको उसका फल मिलता ही है। क्योंकि नौकरी अगर जरूरी है तो पशुपालन उससे भी ज्यादा जरूरी है। आज औकात नहीं बची देश के लोगों में, दिल्ली के लोगों में, तो जो साफ हवा ले सके या साफ दूध भैंस या गाय का पी सके। आप थैलियों का पीने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उत्पादन करने वाले की इज्जत नहीं हो रही देश में, और वो भी मिलावट वाला। सारा दूध नकली, पनीर नकली देश में। व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कंट्री? तो क्रिमिनल लॉ में सारांश तौर पे हम ये कहना चाह रहे हैं, देश को खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि इस देश की पार्लियामेंट ने पास नहीं किया। इसको हम क्यों करें? क्यों नहीं किया? क्योंकि देश के 150 कॉन्स्टिट्यूएंसी के जनता का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ, और ये कानून कमेटी जो होती है, परमानेंट कमेटी पार्लियामेंट की, उनमें भी डिस्कस और डिबेट नहीं हुई। और उसके बावजूद हाउस को जितने लंबे समय तक सबके पार्टिसिपेशन के साथ ये कानून पास करने थे, वो भी काम नहीं हुआ। ये चोरी चकारी के कानून है, ये देश के लिए खतरनाक कानून है, ये देश के लोगों के फंडामेंटल राइट का हनन है। ये देश में एक तरह से जीती जागती इमरजेंसी का प्रमाण है। तो इस वजह से एक और बात आपको कहना चाहेंगे इसमें,
इस कानून में मोटा मोटा क्या गड़बड़ है? इस कानून में दिखाने की कोशिश की है जैसे नाम बदल दिए। एक तो नाम बदलना अपने आप में बिल्कुल मजाक और बहुत छोटी सोच का परिणाम है। इस देश के कितने लोग हैं जो हिंदी से वाकिफ नहीं है? इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गई है, भाषाएं किसी की बपोती नहीं होती। ये बिल्कुल नहीं है कि हिंदी ही होगी तभी ये देश विकास करेगा। भाषा का सिर्फ और सिर्फ मकसद एक ही होता है कि सच्चाई को प्रेषित कर सके, किसी सच्चाई को हम किसी दूसरे को बताने के उसमें काबिल हो जाएं, इतना सा भाषा का सदुपयोग है। और भाषा हिंदी बढ़िया के इंग्लिश बढ़िया है, फलानी बढ़िया, ऐसा कुछ नहीं है। मगर सब भाषाओं का स्वागत है इस देश में, नो प्रॉब्लम, मगर ज़बरदस्ती थोपने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ा अपराध किया है पार्लियामेंट में। मैं पार्लियामेंट को क्यों कह रहा हूँ कि इस देश में अब वो समय नहीं है कि राजा अपराध नहीं करता। जब पहले राजाओं का वो चलता था तो एक लोगों में भ्रम पैदा कर दिया जाता, राजा भगवान का दूत है और वो गलती नहीं कर सकता, वो जो कुछ करता है भगवान की तरफ से करता है। वो कथा कहानियाँ खत्म हुई देश में। दैट वाज नॉनसेंस इन द पास्ट, और पास्ट की हिस्ट्री है। तो पार्लियामेंट जो काम करती है वो लोगों के प्रतिनिधि हैं। लोगों के प्रतिनिधि अगर काम ना करें जो देश चाहता है, तो यानी आपके ओरिजिनल तो आप हैं, फोटोकॉपी हैं सारे के सारे पार्लियामेंटेरियन या एमएलए। ओरिजिनल तो देश के लोग हैं 140 करोड़, उन्हीं की फोटोकॉपी है वो फोटोकॉपियाँ सही काम कर पाएँ या डिबेट कर पाएँ, उनसे पूछने का ड्यूटी भी बनती है पूरे देश के लोगों की कि आपने ये कानून इतने जल्दबाजी में क्यों पास किए। इस देश में आम सभ्यता संस्कृति की बात करते हैं, कॉलोनियल ईरा की बात करते हैं। कॉलोनियल ईरा में अपनी सरकार चलाने के लिए उन्होंने कानून बनाए थे। उसके बाद 75 साल में सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने बहुत बदलाव किए हैं और नए टेक्नोलॉजी के साथ भी काफ़ी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की वजह से भी बहुत चीज़ें शुरू हो गई इस देश में, और होनी भी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, उससे कोई मना नहीं करता। मगर आपने सड़क बनाई 5 और नाम बदल दिए 95 के। ऐसा ही हुआ है। 95% वही कानून है जिसको एक कॉलोनियल एक्ट कानून कहते हैं। उसके बाद तो इस देश के लोगों ने योगदान दिया, वकीलों ने योगदान दिया, कोर्टों ने योगदान दिया, उनमें परिवर्तन हुए उन कानूनों में, उन कानूनों के हिसाब से नाम रख लिया अपना। ये चोरी है, यूजीसी की भाषा में और एकेडमिया की भाषा में चोरी है, प्लेजरिज्म है। जो दूसरे का माल, दूसरे की कथा कहानी लेके नीचे अपना नाम लिख दे, राइटर में हूँ, तो ऐसे लोगों को तो सजा मिलती है। तो पार्लियामेंट के लोगों ने ये चोरी की है और ये गलत किया है, और नाम बदल के, उनका सेक्शन बदल के जो अपराध किया है। आप ही अपने घर के रोज कमरों के नंबर बदल दो। आपका बच्चा सोता है 1 नंबर कमरे में, आज उसको 3 नंबर कर दो, तो बच्चे को कहे आज तू 3 नंबर में सो जा। बोला 3 नंबर तो ये था, मैं तो इसी में सोता था, ये 3 नंबर कैसे हो गए, तो 1 नंबर था। तो ये नॉनसेंस इस तरह की करने की जरूरत नहीं थी। ये किसी ने सलाह दी और किस वजह से ये किया गया, ये कोई बैंकरप्ट माइंड ही काम ये कर सकता है। देश के लोग या बुद्धिजीवी लोग, समझदार लोग ऐसा काम ही नहीं कर सकते। इसलिए इस पे बहुत प्रश्न चिन्ह है और पुलिस को काफ़ी पावर इसमें मिल गई है। पुलिस से तो पहले दुखी हैं लोग। दिल्ली में भी आप पढ़े लिखे आदमी, आप भी जो पत्रकार लोग हैं, अकेले की हिम्मत नहीं आप लोगों को भी। कभी थाने में जब आपका खुद का मामला हो, अकेले चले जाओ। आप भी सोचते हैं 2-4 साथी मिल जाए, और साथी ना मिल जाए, कोई वकील ही मिल जाए काले कोट वाला, तब लोगों में हिम्मत आती है। तो बाकी देश का सोचिए आप क्या हो रहा है। इस देश में पत्रकार जेल में जाता है, काफ़ी कुछ अच्छा काम करिए सुप्रीम कोर्ट, नो प्रॉब्लम, मगर जितना तीव्र गति से होना चाहिए, वी हैव प्रॉब्लम विद द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स ऑफ दिस कंट्री। अरे भाई, 2 आदमी बदमाशी करें, 2 अंग खराब हो जाएं, पार्लियामेंट भी नारे लगाती रहे, किसी के भी XYZ के। एक आदमी बोलता है तो उस पार्टी के लोग नारे लगाते हैं उसके, दूसरा बोलता है तो दूसरे लगाते हैं, मिलके कोई ना नारे लगाते हैं ना मेज थपथपाते। ऐसा कर दिया पार्लियामेंट का जैसे युद्ध क्षेत्र हो, और नॉनसेंस हो रही देश में। ये ट्रेजरी बेंच है, ये अपोजिशन बेंच है। देश के संविधान में कोई अपोजिशन और पोजीशन का जिक्र नहीं है। ये सारी की सारी खुरापात पॉलिटिशियन ने की है। इसको खत्म करने की जरूरत बहुत देशों में खत्म हो चुका है। लोग अल्फाबेटिकली बैठते हैं पार्लियामेंट में, क्योंकि बिकॉज वी ऑल आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। और हमारा एक हाउस है, सदन का एक नेता प्राइम मिनिस्टर के रूप में जाना जाता है। प्राइम मिनिस्टर इस देश का मालिक नहीं है। एक हाउस का, सदन का नीचे स्टेट में CM हो जाता है, वो मालिक नहीं है। ये गलत फहमी होगी इन लोगों को। जब से शब्द नहीं बदलने पड़ेंगे, उनको करना तो चाहिए था ये कि गवर्नमेंट का हिंदी करते व्यवस्था, और प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, फलाना इनको बदलते हैं। इनको अगर डेमोलिश करना तो राष्ट्रपति भवन को कर दो भाई, यहाँ तो कोई अंग्रेज रहते थे। लाल किले को कर दो, या तो अंग्रेज रहते थे, वहां तो चढ़ चढ़ के भाषण देना चाहते हो आप लोग।
हिस्ट्री क्रिएट करना चाहते हो, हिस्ट्री ऐसे क्रिएट नहीं होती, हिस्ट्री मानवता से क्रिएट होती है। ये जो इस तरह की नॉनसेंस देश में चल रही है, और इसमें पार्लियामेंट के वो सारे लोग दोषी हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों ने पूछना चाहिए कि आपने इतनी जल्दी में कैसे साइन कर दिए, आपने ये कानून पढ़े भी हैं कि नहीं पढ़े हैं। यहाँ बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन एमएलए डॉक्यूमेंट ही नहीं पढ़ते, बस हाथ खड़े करने होते हैं ऐसे, जैसे किसी के गुलाम प्रथा थोड़ा है देश में। तो इस तरह से हाथ खड़े करके किया हुआ कानून, और अब पार्लियामेंट के ये सामने है सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट को मुझे जो लगता है एज एन एडवोकेट, इसमें स्टे भी करना चाहिए। इट मस्ट गो बैक टू द पार्लियामेंट फॉर फर्दर डिबेट एंड डिस्कशन डेलिब्रेशंस। इस पर पूरा बहस होनी चाहिए, और एक पार्लियामेंटेरियन भी कोई इतनी अच्छी सलाह दे सकता है। और स्टेक होल्डर, बार काउंसिल नहीं बुलाई, बार एसोसिएशन नहीं बुलाई, पता नहीं कौन अपने लोग, अपना मुंह मियाँ मिट्ठू, जो उनके अपने जानकार लोग थे, उन्हीं को 5 स्टारों में अच्छी जगह बुलाते रहे, पार्टियां करते रहे, डिस्कशन डिबेट हो गया भाई, हो गया। जो आम आदमी है इस देश का, जो स्टेक होल्डर है, उसको तो शामिल ही नहीं किया गया। ऐसा देश में डेमोक्रेसी में नहीं चल सकता। ये अनडेमोक्रेटिक काम हुआ, ये इमरजेंसी में हो सकता है ऐसा काम। इसलिए ये इस तरह का काम होना ये इमरजेंसी में हो सकता है। इसलिए बिना घोषणा के इमरजेंसी एक तरह से देश में, ये देश के लिए खतरनाक है। और हम 140 करोड़ लोगों को सबको ये समझना होगा, वी द पीपल में ना तो ये है वी द हिंदू, वी द मुस्लिम, वी द सिख, वी द क्रिश्चियन, नो, ना ये है वी द ब्राह्मण, वी द क्षत्रिय, वी द फलाना, वी द ढिकड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज इन सबको दफन कर चुका है देश, जब से देश आजाद हुआ। इस मामले पे क्या आप कोई कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं? हाँ, इसमें आप वो करेंगे, प्रश्न उत्तर का बाद में कर लेते हैं एक बार सब। हाँ, तो इसलिए हाँ, तो ये तीनों कानून हम चाहते हैं कम से कम बॉल सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। सुप्रीम कोर्ट इन पर स्टे भी करेगी और इनको वापस भेजने का काम करेगी, ताकि इस देश में डेमोक्रेसी जिंदा रह पाए, डेमोक्रेटिक वैल्यू और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जिंदा रह पाए। और इसमें आप सब की भागीदारी, देश के सभी लोगों की भागीदारी, क्योंकि जब तीनों अंग फेल हो जाएं, सुप्रीम कोर्ट भी अगर फेल हो जाए, तो पीपल ऑफ दिस कंट्री आर मोर सुप्रीम देन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। People of this country are more supreme than the parliament of this country. People of this country are more powerful and great than the prime minister and CM of the states of this country. ये ध्यान रखने की जरूरत है देश के लोगों को। आप ही हैं जो कुछ हैं। थैंक यू। So, I was in fact going to share with you certain legal actions that we've taken against these laws. Very first one was that in December itself, I moved a letter petition to the Supreme Court of India saying that these laws and various other bills have been brought in a completely undemocratic and unconstitutional manner, because these were brought in when a parliament security breach happened and 150 MPs were suspended from the parliament, which is the first of its kind in the history of not just India but in the world. And when you have nearly 150 MPs suspended, and then you bring in these laws, and what were those MPs asking? Those MPs were asking relevant questions that for parliament security, the House of Representatives had been breached. There was smoke in the well of the parliament. Now, could that smoke have been some chemical gases also? So our security agencies, our home minister, they failed, and instead of people and have the potential to turn the country into a police state. So I will hand over the mic to Advocate Malik to share his insights on these laws. ऑल इज वेल, सब ठीक है ना साथियों? इस पे हम पहले भी बोल चुके हैं। 3 जो क्रिमिनल लॉज हैं जो हमारी पार्लियामेंट ने पास किए हैं, वो पार्लियामेंट थे, पूरे देश की पार्लियामेंट ने ये पास नहीं किए। पहली बात, एक क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है देश के सामने। पार्लियामेंट में बहुत सारे कानून बनाने के तौर तरीके हमारे संविधान में हैं कि कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए जा सकते हैं 2/3 बहुमत से, कुछ सिंपल मेजोरिटी से, कुछ ऐसे जो 2/3 बहुमत भी चाहिए और आधे से ज़्यादा स्टेट की भी यस होनी चाहिए। इस तरह के कानून बनाने के अलग अलग तरीके हैं, जितना महत्वपूर्ण मुद्दा है उसी तरह से। तो मगर कॉन्स्टिट्यूशन का ये कोई मकसद नहीं है कि पार्लियामेंट्स के मेंबरों को भगा के और आप मेजोरिटी दिखा के कानून पास कर लो, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है।
और ये कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट यानी उसके मौलिक जो मोरालिटी है उसके खिलाफ ये कानून पास हुए हैं। दरअसल ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून है। कानून की भाषा में, संविधान की भाषा में, बेशक देश के लोगों को लगता हो कि पार्लियामेंट ने इनको पास कर दिया है और राष्ट्रपति ने इस पर साइन कर दिए हैं और काफ़ी केसेस पेंडिंग अब सुप्रीम कोर्ट के सामने। शुरू में बहुत जल्दबाजी में इस देश के चीफ जस्टिस ने भी इन कानूनों के बहुत अच्छा कानून बता दिया था। उसके बाद उनकी बहुत आलोचना हुई, एडवोकेट्स लोगों ने उसकी भर्त्सना की कि इस तरह की स्टेटमेंट इस देश का चीफ जस्टिस को नहीं देनी चाहिए। दैट इज नॉट गुड ऑन द पार्ट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एनी जज ऑफ इंडिया, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के सामने कोई भी कानून चैलेंज हो सकता है और ख़ासतौर पर जो नए कानून बनते हैं और ख़ासतौर पर ऐसे हालात में जहाँ तकरीबन 150 MPs को, वो 150 संख्या बहुत थोड़ी लगती है, वो 150 MPs नहीं है, वो 150 कॉन्स्टिट्यूएंसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है। उसके जो लोग हैं करोड़ों की संख्या में इस देश के लोग, इस देश का संविधान शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। 150 कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को धक्का दे के बाहर निकाला गया, बेइज्जत किया गया। ड्यूटी बनती थी स्पीकर की और सभापति की कि ऐसे माहौल में जब इतना इंपॉर्टेंट कानून पास करना, उस पर डिस्कशन डिबेट करनी है, देश के सब लोगों के प्रतिनिधि यानी देश की पूरी जनता पार्लियामेंट में सुनिश्चित करना जिम्मेवारी है स्पीकर की और सभापति की। आप हाउस को कैसे रन करेंगे, उस प्रोसीजर के तहत चोर चकारी से लोगों को इस तरह सस्पेंड करने के, दिस इज द हाइट ऑफ द डेमोलिशन ऑफ द पार्लियामेंटेरियन सिस्टम इन द कंट्री। ये बहुत गलत हुआ। तो इस आधार पे पूरे देश से ये निवेदन है और ये हम बताना चाहते हैं कि ये कानून असंवैधानिक तरीके से पास किए गए हैं। ये कानून देश के कानून नहीं हैं। ये कानून मैथमेटिक्स के हिसाब से सही हो सकते हैं कि वे पार्लियामेंट में रखे, प्रस्ताव पास हुआ, सबने हाथ खड़े कर दिए। और देश का दुर्भाग्य ये है कि देश के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ज़्यादातर को कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज नहीं है। तो जो पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर इस देश में रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो बनाया है, जहां से पॉलिटिकल पार्टियां पैदा होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संविधान से पैदा हुई चीज नहीं है। वो हमने संविधान के आधार पे ये किया कि संविधान की जो मौलिक चाहत है उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, देश के लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका और उनके प्रतिनिधि कैसे पार्लियामेंट में बिठा सकते हैं। वो एक तरीका निकाला, मगर वो तरीका अभी अधूरा, उसमें काफ़ी रिफॉर्म की जरूरत है और इन रिफॉर्म्स को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेके आना चाहिए था इस देश के सामने। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस देश का इतना कमज़ोर हो गया है या उसको जिस हिसाब से आगे सुधार करके मजबूत होना चाहिए था वो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन सारी गतिविधियां चेक करता है सब पॉलिटिकल पार्टीज की, उनमें इंटरनल डेमोक्रेसी है कि नहीं है, वो किन लोगों को टिकट देते हैं। देयर इज इंटरफेरेंस होना भी चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। क्या इसमें सही पॉलिटिकल वर्कर को जिनको कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज है, क्या पॉलिटिकल पार्टियां कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज दे भी रही हैं, कोई ट्रेनिंग देती है कि नहीं देती अपने वर्करों को या अपनी पार्टी के मेंबरों को? ये सब धक्काशाही चल रही है देश में। देयर इज नो इंटरनल डेमोक्रेसी इन एनी पॉलिटिकल पार्टी ऑफ दिस कंट्री। दिस इज द ग्रेव इनजस्टिस विद द डेमोक्रेसी इन द कंट्री। तो ये सारा का सारा देख के जो क्रिमिनल लॉ बनाए हैं, इतने महत्वपूर्ण कानून जो लोगों को जेल में डालना, किसी ने अपराध किया है किसी ने नहीं किया है, और सारी पुलिस की पावर जो यूज करते हैं इस देश के अंदर वो क्रिमिनल लॉ के जरिए करते हैं। आपने देखा भी कि कैसे पत्रकार इस देश में जेलों में रहे और नीचे से लेके सुप्रीम कोर्ट तक उनको जमानत नहीं मिली। जैसे इमरजेंसी में सारी जुडिशरी चुप हो गई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशरी, एक आध जज मुश्किल था जिसमें रीड की हड्डी साबित की, वो तो जस्टिस HR खन्ना, जो आज के जस्टिस खन्ना उनके सगे चाचा, कोर्ट नंबर 2 से भी रिटायर हो गए, चीफ जस्टिस नहीं बन पाए इस वजह से कि उन्होंने देश के लोगों की बात उठाई, इसलिए उनकी स्टैच्यू लगी हुई है कोर्ट नंबर 2 में। और सबसे ज़्यादा इस देश के लोग, वकील, उस आदमी की कदर करते हैं। किसी और जज की आज तक इतनी कदर यानी इज्जत माइंड में नहीं है किसी भी जज की। मात्र कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने से लोग पसंद करें या उनकी इज्जत करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आदमी का आचरण, व्यवहार, उसके ज्ञान है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कैसा काम करता है और कितना योगदान करता है इस देश में, देश के लोगों के फंडामेंटल राइट के लिए। वो अपने फैसलों में कितना देश का प्रीएम्बल इंप्लीमेंट करता है, वो अपने फैसलों में कितने इस देश के लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करता है। फैसलों कितने किस जज ने दिए कोई मायने नहीं रखता, वो फैसले इस देश में कितना भाईचारा बढ़ाने में सफल हो रहे हैं।
वो जजमेंट्स कितना इस देश में सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल जस्टिस दे पा रही हैं। देश में असमानता का दौर इतना जबरदस्त है, चंद लोगों के पास इतनी पूंजी इकट्ठी हो गई और बाकी लोग 80 करोड़ लोग निःशुल्क राशन, जिसमें बहुत भद्दा शब्द यूज करते हैं इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, कि फ्री का राशन। ये भाषा गलत भाषा है, ये भाषा अनडिग्निफाइड भाषा है, ये भाषा मक्कारी वाली भाषा है। इस देश में कोई भी आदमी फ्री का राशन नहीं खाता, वो इसी देश का राशन है। जिन लोगों की हकमारी हुई है, जिन लोगों को मेहनत मजदूरी या उनकी वस्तुओं का, उनकी पैदावार का जो श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसका भाव सही नहीं मिलता, वही लोग गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। दिस इज द रीजन। इस देश का एक भी सिटीजन ऐसा नाकारा नहीं है जो खा के अपना और अपने परिवार का गुजारा करने में सक्षम ना हो। इस देश का कोई भी नागरिक आतंकवादी नहीं है, असामाजिक तत्व नहीं है, कोई और भी कहीं जो डेजिग्नेशन शहरी नक्सलवादी। बॉम्बे में तो एक कानून लाने की कोशिश है जिसमें अर्बन नक्सलाइट्स शब्द की बात है। कौन है ये लोग? और आज उस देश उसको राजधरों को मिटा के देशधरों टाइप के एक नया कानून जो ले आए, सेडिशन को बदल के, उसमें और उसकी डेफिनेशन बढ़ा दी। उसमें क्या सबसे महत्वपूर्ण जो मेरी नजर गई उसमें क्या किया कि इकोनॉमिकल सॉवरेनिटी, यानी हमारे देश की सिक्योरिटी जो इकोनॉमिक कोई तरीका होगा उसको भी कोई उसका विरोध करेगा। ये अर्बन नक्सलाइट क्या है, क्यों नक्सलवादी शब्द ये यूज हो रहा है? ये उन लोगों के खिलाफ हो रहा जो वाकई नेचुरल और एग्जिस्टेंस को, को एग्जिस्टेंस को बचाने में लगे हुए हैं, जो इस देश के वन संपदा को, इस देश के खनिजों को, इस देश की लूट खसोट जो हो रही है या होने की जो साजिश चलती रहती है पॉलिटिकल एरिना में, जहां पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव जिनको आप ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, वो मिलके जो लूट खसोट हो रही है, इसी वजह से है। चंद घराने ज़्यादा से ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं। नज़र दौड़ा लो पूरे देश और दुनिया के अंदर, जिन लोगों ने नेचुरल रिसोर्स की चोरी की है विद द कंसेंट, विद द हेल्प ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, नेताओं के जरिए जो शासन में होते हैं, ये नक्सस बन चुका है पूरी दुनिया में। वही लोग सबसे अमीर लोग हैं। सबसे अमीर पहले कौन हुआ इस देश में? टाटा ने भी सबसे पहले लोहे की खदान पे काम किया। इस देश के जितने भी खदान के लोग हैं उसमें षड्यंत्र चलता है और हकमारी होती है। जिन पे पूरे देश का समान हक है, उस हक में गड़बड़ हो रही है, क्योंकि उसको संभालने के लिए जो व्यवस्था चाहिए तो वो व्यवस्था नहीं है, वो शासन है। इस देश का दुर्भाग्य है, या गवर्नमेंट का हिंदीकरण क्या किया गया? सरकार को जूते मार चुके हैं सन 47 जब से ये देश आजाद हुआ, क्योंकि पहले सरकार होती थी। सरकार का मतलब जैसे गरीब या अमीर लोगों के बीच में भी गरीब आदमी कहता है मेरी सरकार हो, आप इस तरह की फिल्में इस देश में दिखाएगी। कोई सरकार वरकार नहीं, इस देश में व्यवस्था है। गवर्नमेंट का हिंदी मीनिंग भी बदलने की जरूरत है, व्यवस्था होना चाहिए। और व्यवस्था में जितने भी लोग हैं, चाहे सीएम है, पीएम है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं, दे आर नॉट गॉडफादर ऑफ दिस कंट्री। वो कोई ऐसे सांड नहीं है इस देश को जैसे चाहेंगे, जैसे चलेंगे और जैसे बर्बाद कर देंगे इस देश को। किसी को पावर नहीं है यहाँ। पावर सिर्फ और सिर्फ अगर कोई है, वो सारी की सारी जहां से पावर निकलती है वो पावर हाउस है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग 140 करोड़ लोग, 140 करोड़ लोगों पर हैं जो इस देश में रहते हैं, जो जोग्राफिया भी उसके अंडर में आता है। इसलिए 140 करोड़ लोगों को जो प्रियम्बल में लिखा है, जो लक्ष्य है इस देश का कि देश पहुंचाना कहां पर है, जो डॉक्यूमेंट है, जो हमारा साझा डॉक्यूमेंट है, वो हमारा संविधान है। और संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग इस संविधान को आत्मसात करते हैं। इसका मकसद क्या है? मेन मकसद क्या है? सभी के साथ न्याय होगा, सबको न्याय की गारंटी है। और गारंटी कौन से न्याय की? सोशल, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या है? जिस देश में ऊंच नीच वाले कथा कहानियां ग्रंथ पढ़ाए जाते हों, अभी भी शिक्षा में उस तरह से किया जा रहा हो, कुछ लोग तो उसको भगवाकर्ण कह रहे हैं। जिस कथा कहानियों में ऊंचे और नीचे की बात होती है, दे आर एंटी ह्यूमन, वे अमानवीय हैं। नेशनल और इंटरनेशनल लॉ में ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमैनिटी के अंदर उनकी कोई जगह नहीं है। हम कोई भी कथा कहानी लिखते हैं, उसमें अगर वो कथा कहानी में ही विभाजन की बात हो, ऊंच नीच की बात हो, अस्तित्व में कोई ऐसा जुगाड़ ही नहीं है जहां मानव जाति को हाथ की लकीर खींच के किसी को राजा और किसी को अमीर होने की गारंटी देता है। दैट इज नॉनसेंस। कोई ऐसा नहीं है, ये सब एक प्रपंच है, पाखंड है। अस्तित्व किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। हर बच्चा, हर मानव पूरा सक्षम है। फिर वो सक्षम होके भी अगड़े पिछड़े क्यों हो रहे हैं? वो सिर्फ और सिर्फ हमारा कुकर्तव्य है
हमने जो सिस्टम बनाया है वो सिस्टम काम नहीं कर पा रहा, संविधान के अनुरूप काम नहीं कर पा रहा, इसलिए सारी की सारी गड़बड़े हैं। और अब देखिए ये तीनों कानून भी ये शासन की स्थापना के लिए, शासन को और मजबूत करने के लिए कि भाई सीएम पीएम या एसपी या कोई ऑफिसर उनकी आप बात नहीं मानोगे, वो जो चाहते हैं या उनका विरोध करते हो, सही बात उठाते हो, उनको लगता है तो हमारे खिलाफ है, ये बात अगर पूरे समाज में जाएगी तो हम तो अगला इलेक्शन हार जाएंगे। तो इस मानसिकता के साथ जो बैर भाव बदले की भावना के साथ काम किया जाता है और उस कानून का सहारा लेके लोगों को ज्यादा समय तक और जेल में रखने के लिए अभी बुरे हालात हो रहे हैं, जमानत नहीं मिल रही। सरकार अब तो लंगड़ी सरकार है, लंगड़ी सरकार के बावजूद भी लोगों को जमानत नहीं मिल रही। तो क्या है, इमरजेंसी में क्यों जज चुप हो गए थे? जजों को डराया जाता है, जज डर जाते हैं, हमारे जैसे आदमी हैं। और नपुंसकता साबित हुई हमारी पूरी जुडिशियल सिस्टम के अंदर उस वक्त इमरजेंसी में। देश किसके सहारे फिर? मान लो सरकार में जो लोग बैठे हैं वो लगातार सरकार में रहना चाहते हैं, कुछ भी बदमाशी करना चाहते हैं। उसके नीचे है सबसे पहले तो पार्लियामेंट ही है। पार्लियामेंट में भी इस तरह के अगर नकारा लोग हैं जा सकते हैं, बहुत सारे कमजोर लोग, चरित्रहीन लोग, भ्रष्ट लोग जा सकते हैं। हमारा सिस्टम ऐसा है, उसमें कोई समस्या नहीं, मगर उनको पता ही नहीं। आज वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के समान है ये कानून, जिन लोगों ने हाथ उठा के कह दिया हाँ जी पास। ना उनको कॉन्स्टिट्यूशन का पता, ना उनको फंडामेंटल राइट्स का पता। जब वो खुद फंस जाते हैं फिर वो क्या होता है, फिर पैसे ले दे के या पार्टी बदल के अपने आप को बचा के निकलने की बात होती है। आम आदमी कैसे बचेगा जिसके पास पैसा नहीं, जिसके पास जुगाड़ नहीं, जिसके पास बार बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने का समय नहीं। एक सीएम है दिल्ली का डिप्टी सीएम है, एक झारखंड का सीएम है। वो लोग तो बार बार इस देश के सबसे ज्यादा लर्नड और ज्यादा जिनके वकालत में नाम है वो लोग बार बार अपील होते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो, चाहे हाई कोर्ट में, चाहे सुप्रीम कोर्ट में। लाखों लाखों रुपए फीस आम आदमी दे पाएगा? 80 करोड़ दे पाएंगे जो निःशुल्क राशन के भरोसे हैं? निःशुल्क राशन लोगों का अधिकार है, खैरात नहीं है किसी के बाप का राशन नहीं है इस देश में। जो राशन है इसी देश का, इसी देश ने पैदा किया है। घर में भी एक भाई की आमदनी ज्यादा, वो काम ज्यादा कर दे, दूसरा पशुपालन का काम करता है, उसको ऐसे नहीं आकलन कर सकते कि तुम प्रोडक्शन कम करे तुम गरीब हो जाओ। जब तक परिवार है सब साथ साथ चलते हैं और उसमें से सबको उसका फल मिलता ही है। क्योंकि नौकरी अगर जरूरी है तो पशुपालन उससे भी ज्यादा जरूरी है। आज औकात नहीं बची देश के लोगों में, दिल्ली के लोगों में, तो जो साफ हवा ले सके या साफ दूध भैंस या गाय का पी सके। आप थैलियों का पीने के लिए मजबूर हैं क्योंकि उत्पादन करने वाले की इज्जत नहीं हो रही देश में, और वो भी मिलावट वाला। सारा दूध नकली, पनीर नकली देश में। व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कंट्री? तो क्रिमिनल लॉ में सारांश तौर पे हम ये कहना चाह रहे हैं, देश को खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि इस देश की पार्लियामेंट ने पास नहीं किया। इसको हम क्यों करें? क्यों नहीं किया? क्योंकि देश के 150 कॉन्स्टिट्यूएंसी के जनता का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ, और ये कानून कमेटी जो होती है, परमानेंट कमेटी पार्लियामेंट की, उनमें भी डिस्कस और डिबेट नहीं हुई। और उसके बावजूद हाउस को जितने लंबे समय तक सबके पार्टिसिपेशन के साथ ये कानून पास करने थे, वो भी काम नहीं हुआ। ये चोरी चकारी के कानून है, ये देश के लिए खतरनाक कानून है, ये देश के लोगों के फंडामेंटल राइट का हनन है। ये देश में एक तरह से जीती जागती इमरजेंसी का प्रमाण है। तो इस वजह से एक और बात आपको कहना चाहेंगे इसमें, इस कानून में मोटा मोटा क्या गड़बड़ है। इस कानून में दिखाने की कोशिश की है जैसे नाम बदल दिए। एक तो नाम बदलना अपने आप में बिल्कुल मजाक और बहुत छोटी सोच का परिणाम है। इस देश के कितने लोग हैं जो हिंदी से वाकिफ नहीं है? इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गई है, भाषाएं किसी की बपोती नहीं होती। ये बिल्कुल नहीं है कि हिंदी ही होगी तभी ये देश विकास करेगा। भाषा का सिर्फ और सिर्फ मकसद एक ही होता है कि सच्चाई को प्रेषित कर सके, किसी सच्चाई को हम किसी दूसरे को बताने के उसमें काबिल हो जाएं। इतना सा भाषा का सदुपयोग है। और भाषा हिंदी बढ़िया के इंग्लिश बढ़िया है, फलानी बढ़िया, ऐसा कुछ नहीं है। मगर सब भाषाओं का स्वागत है इस देश में, नो प्रॉब्लम, मगर ज़बरदस्ती थोपने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ा अपराध किया है पार्लियामेंट ने। मैं पार्लियामेंट को क्यों कह रहा हूँ कि इस देश में अब वो समय नहीं है कि राजा अपराध नहीं करता। जब पहले राजाओं का वो चलता था तो एक लोगों में भ्रम पैदा कर दिया जाता, राजा भगवान का दूत है और वो गलती नहीं कर सकता, वो जो कुछ करता है भगवान की तरफ से करता है। तो कथा कहानियाँ खत्म हुई देश में।
दैट वाज नॉनसेंस इन द पास्ट, और पास्ट की हिस्ट्री है। तो पार्लियामेंट जो काम करती है वो लोगों के प्रतिनिधि हैं। लोगों के प्रतिनिधि अगर काम ना करें जो देश चाहता है, तो यानी आपके ओरिजिनल तो आप हैं, फोटोकॉपी हैं सारे के सारे पार्लियामेंटेरियन या एमएलए। ओरिजिनल तो देश के लोग हैं 140 करोड़, उन्हीं की फोटोकॉपी है वो फोटोकॉपियाँ सही काम कर पाएँ या डिबेट कर पाएँ, उनसे पूछने का ड्यूटी भी बनती है पूरे देश के लोगों की कि आपने ये कानून इतनी जल्दबाजी में क्यों पास किए। इस देश में आम सभ्यता संस्कृति की बात करते हैं, कॉलोनियल ईरा की बात करते हैं। कॉलोनियल ईरा में अपनी सरकार चलाने के लिए उन्होंने कानून बनाए थे। उसके बाद 75 साल में सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने बहुत बदलाव किए हैं, और नए टेक्नोलॉजी के साथ भी काफ़ी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की वजह से भी बहुत चीज़ें शुरू हो गई इस देश में, और होनी भी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, उससे कोई मना नहीं करता। मगर आपने सड़क बनाई 5 और नाम बदल दिए 95 के। ऐसा ही हुआ है। 95% वही कानून है जिसको एक कॉलोनियल एक्ट कानून कहते हैं। उसके बाद तो इस देश के लोगों ने योगदान दिया, वकीलों ने योगदान दिया, कोर्टों ने योगदान दिया, उनमें परिवर्तन हुए उन कानूनों में, उन कानूनों के हिसाब से नाम रख लिया अपना। ये चोरी है, यूजीसी की भाषा में और एकेडमिया की भाषा में चोरी है, प्लेजरिज्म है। जो दूसरे का माल, दूसरे की कथा कहानी लेके नीचे अपना नाम लिख दे, राइटर मैं हूँ, तो ऐसे लोगों को तो सजा मिलती है। तो पार्लियामेंट के लोगों ने ये चोरी की है और ये गलत किया है, और नाम बदल के, उनका सेक्शन बदल के जो अपराध किया है। आप ही अपने घर के रोज कमरों के नंबर बदल दो। आपका बच्चा सोता है 1 नंबर कमरे में, आज उसको 3 नंबर कर दो, तो बच्चे को कहे आज तू 3 नंबर में सो जा। बोला 3 नंबर तो ये था, मैं तो इसी में सोता था, ये 3 नंबर कैसे हो गए, तो 1 नंबर था। तो ये नॉनसेंस इस तरह की करने की जरूरत नहीं थी। ये किसी ने सलाह दी और किस वजह से ये किया गया, ये कोई बैंकरप्ट माइंड ही काम ये कर सकता है। देश के लोग या बुद्धिजीवी लोग, समझदार लोग ऐसा काम ही नहीं कर सकते। इसलिए इस पे बहुत प्रश्न चिन्ह है, और पुलिस को काफ़ी पावर इसमें मिल गई है। पुलिस से तो पहले दुखी हैं लोग। दिल्ली में भी आप पढ़े लिखे आदमी, आप भी जो पत्रकार लोग हैं, अकेले की हिम्मत नहीं आप लोगों को भी। कभी थाने में जब आपका खुद का मामला हो, अकेले चले जाओ। आप भी सोचते हैं 2-4 साथी मिल जाए, और साथी ना मिल जाए, कोई वकील ही मिल जाए काले कोट वाला, तब लोगों में हिम्मत आती है। तो बाकी देश का सोचिए आप क्या हो रहा है। इस देश में पत्रकार जेल में जाता है, काफ़ी कुछ अच्छा काम करिए सुप्रीम कोर्ट, नो प्रॉब्लम, मगर जितना तीव्र गति से होना चाहिए, वी हैव प्रॉब्लम विद द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स ऑफ दिस कंट्री। अरे भाई, 2 आदमी बदमाशी करें, 2 अंग खराब हो जाएं, पार्लियामेंट भी नारे लगाती रहे, किसी के भी XYZ के। एक आदमी बोलता है तो उस पार्टी के लोग नारे लगाते हैं उसके, दूसरा बोलता है तो दूसरे लगाते हैं, मिलके कोई ना नारे लगाते हैं ना मेज थपथपाते। ऐसा कर दिया पार्लियामेंट का जैसे युद्ध क्षेत्र हो, और नॉनसेंस हो रही देश में। ये ट्रेजरी बेंच है, ये अपोजिशन बेंच है। देश के संविधान में कोई अपोजिशन और पोजीशन का जिक्र नहीं है। ये सारी की सारी खुरापात पॉलिटिशियन ने की है। इसको खत्म करने की जरूरत बहुत देशों में खत्म हो चुका है। लोग अल्फाबेटिकली बैठते हैं पार्लियामेंट में, क्योंकि बिकॉज वी ऑल आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। और हमारा एक हाउस है, सदन का एक नेता प्राइम मिनिस्टर के रूप में जाना जाता है। प्राइम मिनिस्टर इस देश का मालिक नहीं है। एक हाउस का, सदन का नीचे स्टेट में CM हो जाता है, वो मालिक नहीं है। ये गलत फहमी होगी इन लोगों को। जब से ये शब्द नहीं बदलने पड़ेंगे, इनको करना तो चाहिए था ये कि गवर्नमेंट का हिंदी करते व्यवस्था, और प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, फलाना इनको बदलते हैं। इनको अगर डेमोलिश करना तो राष्ट्रपति भवन को कर दो भाई, यहाँ तो कोई अंग्रेज रहते थे। लाल किले को कर दो, ये तो अंग्रेज रहते थे, वहाँ तो चढ़ चढ़ के भाषण देना चाहते हो आप लोग, हिस्ट्री क्रिएट करना चाहते हो। हिस्ट्री ऐसे क्रिएट नहीं होती, हिस्ट्री मानवता से क्रिएट होती है। ये जो इस तरह की नॉनसेंस देश में चल रही है, और इसमें पार्लियामेंट के वो सारे लोग दोषी हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों ने पूछना चाहिए कि आपने इतनी जल्दी में कैसे साइन कर दिए, आपने ये कानून पढ़े भी हैं कि नहीं पढ़े हैं। यहाँ बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन MLA डॉक्यूमेंट ही नहीं पढ़ते, बस हाथ खड़े करने होते हैं ऐसे, जैसे किसी के गुलाम प्रथा थोड़ा है देश में। तो इस तरह से हाथ खड़े करके किया हुआ कानून, और अब पार्लियामेंट के ये सामने है सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट को मुझे जो लगता है एज एन एडवोकेट, इसमें स्टे भी करना चाहिए। इट मस्ट गो बैक टू द पार्लियामेंट फॉर फर्दर डिबेट एंड डिस्कशन डेलिब्रेशंस। इस पर पूरा बहस होनी चाहिए, और एक पार्लियामेंटेरियन भी कोई इतनी अच्छी सलाह दे सकता है। और स्टेक होल्डर, बार काउंसिल नहीं बुलाई, बार एसोसिएशन नहीं बुलाई, पता नहीं कौन अपने लोग, अपना मुंह मियाँ मिट्ठू, जो उनके अपने जानकार लोग थे, उन्हीं को 5 स्टारों में अच्छी जगह बुलाते रहे, पार्टियां करते रहे, डिस्कशन डिबेट हो गया भाई, हो गया। जो आम आदमी है इस देश का, जो स्टेक होल्डर है, उसको तो शामिल ही नहीं किया गया। ऐसा देश में डेमोक्रेसी में नहीं चल सकता। ये अनडेमोक्रेटिक काम हुआ, ये इमरजेंसी में हो सकता है ऐसा काम।
इसलिए ये इस तरह का काम होना ये इमरजेंसी में हो सकता है, इसलिए बिना घोषणा के इमरजेंसी एक तरह से देश में, ये देश के लिए खतरनाक है। और हम 140 करोड़ लोगों को सबको समझना होगा, वी द पीपल में ना तो ये है वी द हिंदू, वी द मुस्लिम, वी द सिख, वी द क्रिश्चियन, नो, ना ये है वी द ब्राह्मण, वी द क्षत्रिय, वी द फलाना, वी द ढिकड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज इन सबको दफन कर चुका है देश, जब से देश आजाद हुआ। इस मामले पे क्या आप कोई कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं? हाँ, इसमें अब वो करेंगे, प्रश्न उत्तर का बाद में कर लेते हैं एक बार सब। हाँ हाँ, तो इसलिए हाँ, तो ये तीनों कानून हम चाहते हैं कम से कम बॉल सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, सुप्रीम कोर्ट इनका स्टे भी करेगी और इनको वापस भेजने का काम करेगी, ताकि इस देश में डेमोक्रेसी जिंदा रह पाए, डेमोक्रेटिक वैल्यू और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जिंदा रह पाए। और इसमें आप सब की भागीदारी, देश के सभी लोगों की भागीदारी, क्योंकि जब तीनों अंग फेल हो जाएं, सुप्रीम कोर्ट भी अगर फेल हो जाए, तो पीपल ऑफ दिस कंट्री आर मोर सुप्रीम देन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ दिस कंट्री आर मोर सुप्रीम देन द पार्लियामेंट ऑफ दिस कंट्री, पीपल ऑफ दिस कंट्री आर मोर पावरफुल एंड ग्रेट देन द प्राइम मिनिस्टर एंड सीएम ऑफ द स्टेट्स ऑफ दिस कंट्री। ये ध्यान रखने की जरूरत है देश के लोगों को, आप ही हैं जो कुछ है। थैंक यू। So, I was in fact going to share with you certain legal actions that we've taken against these laws. Um, Very first one was that in December itself, I moved a letter petition to the Supreme Court of India saying that these laws and various other bills have been brought in a completely undemocratic and unconstitutional manner, because these were brought in when a parliament security breach happened and 150 MPs were suspended from the parliament, which is the first of its kind in the history of not just India but in the world. And when you have nearly 150 MPs suspended, and then you bring in these laws, and what were those MPs asking? Those MPs were asking relevant questions that a parliament security, the House of Representatives had been breached. There was smoke in the well of the parliament. Now, could that smoke have been some chemical gases also? So, our security agencies, our home minister, they failed, and instead of